हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो चलिए बात करते हैं फिज़िकल चेंज की। फिज़िकल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंज जो टेम्परेरी होते हैं और कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन भी नहीं करते हैं, उसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लोइंग ए बलून। जैसे ही हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे को फुलाने पर उसका साइज़ चेंज होता है, साथ में उसकी शेप भी चेंज होती है। जैसे ही हम उस गुब्बारे के अंदर से उसकी हवा निकलने देते हैं, यानी कि रिलीज़ होने देते हैं, वैसे ही दोबारा से वह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक फोल्डेड पेपर लिया और उस फोल्डेड पेपर को अनफोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया? फिज़िकल चेंज का एक एग्जाम्पल हो गया। ज़रा इस डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर एक फोल्डेड पेपर है जो कि अनफोल्ड कर दिया गया है, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ गया है। जबकि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, साथ ही न्यू सब्सटेंस की भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक पेपर को बर्न किया। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक पेपर बर्न किया जा रहा है। जैसे जैसे वो बर्न होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस जो कि ब्लैक और वाइट कलर का बन रहा है, जिसको हम दोबारा से उसको ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार से फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट को देखिए। यहाँ पर एक बनाना है जो कि धीरे धीरे करके येलोइश होना शुरू हो गया है। इसी प्रकार से एक एप्पल है जो कि धीरे धीरे करके फर्मेंट यानी कि सड़ना शुरू हुआ और एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि यहाँ पर ये एक अनडिज़ायर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब इस फ्रूट को हम दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए ये कैसा चेंज हुआ? एक केमिकल चेंज हुआ। अब तक आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन है, इज बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? Your time starts now. देखिए, जब किसी कैंडल को जलाया जाता है तो उसके अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही चेंज देखने को मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिकल चेंज तो समझ में आता है कि जो कैंडल है उस कैंडल का वैक्स मेल्ट हुआ और उसकी शेप और साइज़ चेंज हो गई, इस वजह से ये फिजिकल चेंज है और इसको हम दोबारा से उसकी ओरिजिनल कंडीशन, जैसे कि सिलिंड्रिकल शेप थी, उसको हम उसी शेप में वापस से ला सकते हैं। पर केमिकल चेंज कैसे? अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी जान लीजिए। केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि जब इस कैंडल का फ्यूल यानी कि विक, जिसे हम इस कैंडल की थ्रेड भी बोलते हैं, जब ये थ्रेड एयर यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम का प्रोडक्शन होता है और साथ में कुछ स्मोक का भी प्रोडक्शन होता है, जो कि केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस था विक यानी कि इसकी जो थ्रेड थी, अब उसको हम दोबारा से थ्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक में कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ, इसकी विक का जलना एक केमिकल चेंज हुआ, जबकि मोम का पिघलना यानी कि वैक्स का मेल्ट होना, यहाँ पर ये फिजिकल चेंज हुआ। तो अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैंडल का जलना केमिकल चेंज होता है और फिजिकल चेंज दोनों ही हमको देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ लोगे तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से कर पाओगे। जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की या इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, यदि हाँ तो कैसे, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पाओगे जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे। तो बात करते हैं अब हम केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर
केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने देखा था, एक जो एप्पल था वो शुरुआत में ग्रीन था और लास्ट में कैसा हो गया, डार्क कलर का हो गया। मतलब शुरुआत में उसकी कंडीशन और थी और बाद में कुछ उसकी कंडीशन और हो गई। कुछ और एग्जांपल्स के हेल्प से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन पाउडर फॉर्म। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये एक नए सब्सटेंस में, जिसे कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि एक पाउडर्ड फॉर्म होती है मैग्नीशियम रिबन की। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो धीरे धीरे करके इसके अंदर से वाइट कलर की लाइट एमिट होती है, और ये जो लाइट होती है वो इतनी तेज़ होती है कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ना देखें तो ही बेहतर है, या फिर हम इसको किसी गॉगल्स की हेल्प से देखें। अब देखिए यहाँ पर जलने के बाद में यहाँ पर एक वाइट कलर का सब्सटेंस देखने को हमें मिलता है, इसी को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस यहाँ पर बना है, ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन, जिसे हम मैग्नीशियम रिबन कह रहे थे, वह उस कंडीशन में नहीं जा सकता है। इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कोई चीज़ जलती है क्या तभी केमिकल रिएक्शन होती है? तो आंसर सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अभी हम कुछ फैक्टर्स को, कुछ कंडीशंस को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि या तो किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, या फिर उसकी स्टेट में हमको चेंज देखने को मिलता है, या फिर उसके कलर में हमको चेंज देखने को मिलता है, या टेम्परेचर में चेंज, या फिर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोई कंडीशन जनरेट हो सकता है कि गैस इवॉल्व होने के साथ साथ स्टेट भी चेंज हो जाए, या फिर स्टेट चेंज होने के साथ साथ कलर, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ इसी प्रकार के कंडीशंस हैं जिनको देख कर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अभी हम केमिकल रिएक्शन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक बार केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे कि नीचे देखिए, अब ब्लू कलर के एरो के नीचे मैग्नीशियम को मैंने यहाँ पर Mg से रिप्रेजेंट किया है। मैंने क्या मतलब, हम यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट ही करते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि Mg के आगे 2 लगा हुआ है। सिमिलर वे में जब हम राइट साइड देखते हैं MgO के आगे भी 2 लगा हुआ है, ये क्या है? कैसे, हमने क्यों लिखा हुआ है? आपने बताया मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, क्या हम मैग्नीशियम को 2Mg लिखते हैं? नहीं। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, क्या हम इसके आगे 1 2 3 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी हम आगे। थोड़ा सब्र रखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर ब्लैक कलर का एरो है, मैंने लिखा हुआ है 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। जो ब्लैक कलर का एरो है, इस ब्लैक कलर के एरो के लेफ्ट साइड में देखिए जहाँ पर 2Mg प्लस O2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो Mg है और जो O2 है, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। जबकि जो एरो के राइट साइड में, यानी कि हेड पोर्शन में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? MgO, मतलब 2MgO लिखा हुआ है। यहाँ पर जो MgO है वह है प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन में 2
सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्टेंट, दूसरा क्या, प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट को जब हम रिएक्ट कराते हैं यानी कि उसके अंदर जब हम केमिकल चेंज होने देते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर राइट साइड में, या फिर हम ये कहें कि जब केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट कर लेते हैं तो एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट्स में भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि S लिखा हुआ है, O2 के आगे ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, MgO के आगे ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, ये क्या है, S G दोबारा से S। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो इन मैटर या फिर इन सब्सटेंस की स्टेट होती है। क्या होती है, स्टेट होती है। S यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, G यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है गैस को, और दोबारा से यहाँ पर S लिखा हुआ है, तो इसलिए ये MgO क्या है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। इसी प्रकार से कुछ और स्टेट्स भी हमको देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है अभी आगे देखेंगे। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। कैसे, इस रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 2H2O ब्रैकेट में यहाँ पर L लिखा हुआ है, ये L यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड स्टेट को, यानी कि वाटर जो प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2H2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। कैसी स्टेट है इसकी, गैसियस स्टेट है। साथ में क्या मिल रहा है, O2 जो कि एक गैसियस स्टेट है। अब इसी प्रकार से एक, यदि मान लीजिए कहीं आपको लिखा हुआ ब्रैकेट में मिल जाए AQ, तो इस AQ का मतलब क्या होता है, इस AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन, या फिर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड के साथ साथ वाटर की क्या है, एक्सेस है। यानी कि हम कह सकते हैं वाटर और कोई सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर मिला हुआ है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, क्विक लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर L लिखा हुआ है, गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में AQ और उसके बाद में हीट लिखा हुआ है। यहाँ पर AQ का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। यानी कि ये जो कैल्शियम है, जब इसने रिएक्शन की वाटर के साथ में, तो यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड की। साथ में यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के प्रकार। केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, यानी कि दो प्रकार की होती हैं। पहली है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जबकि दूसरी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं तो दोनों के बारे में हम आसानी से समझ पाएंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। आप यदि इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें हमें देखने को मिला है आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है जो कि गैसेस स्टेट में है, तो हमें Fe2O3 एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब यदि रिएक्शन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर किया जाए तो लेफ़्ट साइड में यदि हम आयरन के नंबर ऑफ़ एटम्स देखें तो आयरन का यहाँ पर कोई भी हमें नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब आयरन के आगे ना तो कोई डिजिट लगी हुई है ना ही पीछे लगी हुई है, जबकि राइट साइड में आयरन के आगे तो डिजिट नहीं है पर पीछे डिजिट मौजूद है। इसलिए यहाँ पर राइट साइड में आयरन के एटम्स हैं 2 और जबकि लेफ़्ट साइड में है 1, और ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड में इसके एटम्स हैं 2 और राइट साइड में इसके एटम्स हैं 3, क्योंकि ऑक्सीजन के पीछे क्या लगा हुआ है 3, तो इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो गए 3। यानी कि लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स राइट साइड के कंपेयर में एक समान नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब इसी रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में देखिए। आयरन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया तो फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4Fe प्लस 3O2 गिव्स अस 2Fe2O3। मतलब यहाँ पर आयरन के लेफ्ट साइड में एलिमेंट है 4 और जबकि राइट साइड में यदि हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2Fe2। Fe के पीछे क्या लिखा हुआ है 2 और आगे क्या लिखा हुआ है 2। तो यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर Fe2 और Fe के आगे भी 2 लिखा हुआ है, आगे पीछे दोनों तरफ 2 है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 2, मतलब आयरन के कितने एलिमेंट हो गए, Fe के कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, जो कि सेम है। लेफ्ट साइड में भी 4 एलिमेंट है या सॉरी 4 एटम है Fe के, इसी प्रकार से राइट साइड में भी 4 एटम्स हैं Fe के। इसी प्रकार से ऑक्सीजन को देखिए क्या लिखा हुआ है 3O2। यदि हम इसके नंबर ऑफ एटम्स देखें तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे O2 के 2 और इसके आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 3, इसके साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 6। तो कितने एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम है। जबकि राइट साइड में हम देख पा रहे हैं कि O3 लिखा हुआ है। O3 तो लिखा हुआ है पर सबसे आगे आयरन के आगे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 यानी कि 3 ऑक्सीजन के भी साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बोथ क्या है इक्वल है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं। अब आप इस एग्जांपल को देखिए H2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो आपका आंसर होगा ये रिएक्शन या फिर ये कहें ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जान लेते हैं कैसे ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। देखिए लेफ्ट साइड में यानी कि एरो के टेल पोर्शन में H2 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। जबकि राइट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 3 दे रखे हैं। इसी प्रकार से जब हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में यानी कि टेल पोर्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2 है। जबकि राइट साइड में 1 ही है, क्योंकि ना तो इसके आगे कोई डिजिट लगी हुई है ना ही कोई पीछे डिजिट लगी हुई है। इस प्रकार से ये जो केमिकल इक्वेशन है वह पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड है। अब देखते हैं कैसे हम इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इस रिएक्शन को या फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम पाएंगे 3H2 प्लस N2 गिव्स अस 2NH3। देखिए कैसे अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैंने यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है, देखते हैं कैसे। 3H2 3 मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट लगा दिया। कोफिशिएंट यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इसी प्रकार से और भी हो सकती हैं। जब मैं इस 2 का इस 3 यानी कि कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 3 2 ज़ा 6 या फिर ये कहें 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 6 हो गए। इसी प्रकार से जब मैं इसको राइट साइड में देखता हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाते हैं 3 2 ज़ा 6, क्योंकि मैंने NH3 के आगे क्या लगा दिया है 2 लगा दिया है। जब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन के एटम देखने को मिलेंगे 3 2 ज़ा 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 6 हो गए। लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 और राइट साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6। दोनों ही तरफ हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल है। अब नाइट्रोजन के एटम्स को देखते हैं। लेफ्ट साइड में N2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के पीछे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2 हैं। इसी प्रकार से राइट साइड में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2 हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो इसलिए नाइट्रोजन के एटम कितने हो गए
2 हो गए। चलिए कुछ और दूसरे एग्जाम्पल से इसी बात को और समझने की कोशिश करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जब O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, H2O यानी कि वाटर और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या ये केमिकल इक्वेशन जो आपको गिवन है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आप लोग देख करके ही इस रिएक्शन को समझ गए होंगे कि ये जो रिएक्शन दे रखी है वह पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड है। तो चलिए बैलेंस्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। जब हम इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ हम इस प्रकार से पाते हैं, क्या देखते हैं, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स अस 2H2O प्लस 2SO2। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में H2 के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट। अब क्योंकि H2 के आगे 2 का कोफिशिएंट लगा हुआ है तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, जब इस H2 के 2 और इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एटम्स हो गए, 2 2 जा 4, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसी प्रकार से जब हम राइट साइड में देखते हैं तो H2O में कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है और H2 में 2 लगा हुआ है तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 4 हो गए। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब सल्फर एटम्स को देखते हैं। लेफ्ट साइड में सल्फर एटम्स आपको यहाँ पर S के आगे कोई डिजिट देखने को नहीं मिल रही है, पर आप जब इस फॉर्मूले में H2S के आगे जो कोफिशिएंट 2 देखने को मिला होगा, इसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। सिमिलर वे में जब हम राइट साइड में देखते हैं तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं, 2 हैं। इस प्रकार से ये दोनों सल्फर एटम्स भी क्या है, बैलेंस्ड हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स की कि ये ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड हैं या अनबैलेंस्ड हैं। देखिए ऑक्सीजन के पीछे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है और आगे कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी प्रकार से राइट साइड में जब हम देखते हैं तो H2O में कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन के पीछे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गया। मतलब 2 1 जा 2, कितने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, 2। साथ में प्लस देखिए क्या लिखा हुआ है, SO2 में आगे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है तो ऑक्सीजन का 2 और कोफिशिएंट का 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4। यानी कि यदि हम H2O के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें, जब हम इन दोनों नंबर ऑफ एटम्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + 4। 2 किसके थे, H2O के थे जिसमें ऑक्सीजन के एटम 2 थे, और जबकि SO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने थे, 4 थे। जब H2O के नंबर ऑफ एटम्स और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन एटम्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आता है, 6 आता है। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6 हैं। राइट साइड में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6 हैं। दोनों ही तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होने की वजह से ऑक्सीजन एटम भी क्या हो गए, सेम हो गए, जिसकी वजह से ये पूरी रिएक्शन अब क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है हमने कैसे बैलेंस्ड की, क्या हम प्रोसेस करते हैं जिससे कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मेथड का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसमें तुक्के लगाए जाएं। देखिए बेसिकली हम इस मेथड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जिसकी वजह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए इस मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए आपको दे रखा है Na+O2 गिव्स अस Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में दे रखे सोडियम एटम्स के बराबर है।
तो आप यहाँ पर पाते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ़ एटम्स दे रखे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड वाली साइड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स 3 दे रखे हैं, 2 सोडियम के 1 ऑक्सीजन का। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर Na2O के आगे हम कोफिशिएंट 2 लगाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम एटम्स कितने हो जाते हैं 2 2 ज़ा 4, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है 1, तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी हम क्या लगा देते हैं 4 लगा देते हैं। अब देखिए ज़रा राइट हैंड साइड में जो Na2O दे रखा है, यहाँ पर अब कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए 2, और जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं 2। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। चलो थोड़ी और कोशिश करते हैं, एक और एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में दे रखा है Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। अब इस इक्वेशन में आपको आयरन के एटम्स लेफ़्ट हैंड साइड में 1 दे रखा है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 दे रखे हैं। अब ज़रा देखते हैं हाइड्रोजन के एटम्स को, लेफ़्ट हैंड साइड में आपको 2 दे रखे हैं, राइट हैंड साइड में भी आपको 2 दे रखे हैं। पर क्या ऑक्सीजन के एटम्स राइट हैंड साइड में और लेफ़्ट हैंड साइड में बराबर हैं? नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीजन के एटम भी आपको 1 दे रखा है और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम आपको 4 दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसलिए तीनों एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एक केमिकल फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि एक कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम Fe3O4 को देखते हैं। तो यहाँ पर Fe3O4 में आयरन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आयरन को बैलेंस कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जब हम आयरन को देखते हैं तो यहाँ पर 1 एटम है, इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या लगा देते हैं 3 लगा करके देख लेते हैं। अब ज़रा देखिए क्या आयरन के एटम्स बराबर हो चुके हैं? हाँ, अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आयरन के एटम्स तो बराबर हो चुके हैं। अब हम हाइड्रोजन के एटम्स को देखते हैं। हाइड्रोजन के एटम लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं, पर ऑक्सीजन के एटम लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 है। चलो अब यहाँ पर 2 लगा करके देख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में जब हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाते हैं 2 2 ज़ा 4, राइट हैंड साइड में कितने हो जाते हैं 2 ही रह जाते हैं। तो चलिए राइट हैंड साइड में भी 2 लगा करके देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में जैसे ही हम 2 लगाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो भी कितने हो जाते हैं 2 2 ज़ा 4। दोनों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स तो बराबर हो गए, पर क्या ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो पाए? नहीं। इसलिए हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड में H2O के आगे कोफिशिएंट 2 लगाया है और राइट हैंड साइड में H2 के आगे कोफिशिएंट 2 लगाया है, इसलिए हमको यहाँ पर से इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी जगह कोई और डिजिट्स लगा करके देखते हैं। अब ज़रा देखिए राइट हैंड साइड में जो Fe3O4 दे रखा है, कितना दे रखा है O4। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 4 एटम्स हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम को पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन का एटम लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो अगर हम यदि लेफ़्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के मतलब H2O के आगे यदि हम 4 लगा दें तो ऑक्सीजन के कितने एटम लेफ़्ट हैंड साइड हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, जो कि राइट हैंड साइड में प्रेजेंट Fe3O4 जो कंपाउंड है उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। पर हाइड्रोजन के एटम्स अभी भी क्या है बराबर नहीं है। हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए अब हम राइट हैंड साइड में भी 4 लगा करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 4 लगाते हैं तो 4 2 ज़ा 8, लेफ़्ट हैंड साइड में भी 4 2 ज़ा 8, दोनों साइड में हाइड्रोजन के एटम्स बराबर हो गए, आयरन के एटम्स बराबर हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो गए। इस प्रकार से ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अब आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इनको आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को कंप्लीट करके इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करना।
नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेवेंथ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एट्थ है रेडॉक्स रिएक्शन, नाइन्थ है ऑक्सीडेशन और टेंथ लास्ट रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच two or more substance combine to form a new substance is called combination reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें, एक नए पदार्थ की फॉर्मेशन करें, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, Fe+O2 gives us Fe2O3, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन जुड़ करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। दो सब्सटेंस थे, दो सब्सटेंस हैं मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। CaO+H2O गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जब हमने क्विक लाइम को वाटर में ऐड किया तो यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई जिसे हमने कहा सिलेक्ट लाइम, यानी कि दो सब्सटेंस ने मिलकर के एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरा देखिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े, कुछ पीसेस हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वाटर के अंदर इसको ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके अंदर से कुछ बुलबुले और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है, इसके अंदर जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट था वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करने की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हीट इवॉल्व हुई, जिसकी वजह से अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर धुआं बनना भी शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटेंस साथ में हीट भी रिलीज करता है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the reaction in which a single compound breaks down into two or more substance is called decomposition reaction। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाए, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये तीन टाइप की होती है। एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी होती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition reaction। यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट करने पर होती है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसी रिएक्शन जो हीट करने पर हो रही है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्राइट को हीट कर रहे हैं। जैसे ही लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर हम शुरुआत में एक सब्सटेंस यानी कि एक रिएक्टेंट लेकर के चले थे और हीट करने के बाद यहाँ पर तीन सब्सटेंस यानी कि तीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। इस प्रकार से ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट करने की वजह से हो रही है। अगर बात करें लेड नाइट्रेट के कलर की, तो लेड नाइट्रेट वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको हीट करने पर
ब्राउन कलर की ब्राउन कलर का एक मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं PbO, और साथ में ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी जनरेट होती हैं। चलिए अब इसे एक वीडियो की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, लेड नाइट्रेट की एक स्पैचुला की हेल्प से हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट डाला है, और इस लेड नाइट्रेट को डालने के बाद हमने यहाँ पर इसको हीट करना शुरू किया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है वह भी ब्राउन कलर की होने लगी है, साथ में ब्राउन कलर की फ्यूम्स भी जनरेट होने लगी है, और लास्ट में यहाँ पर एक ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बना है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out with the help of electric current, then this reaction is known as electrical decomposition reaction। यानी कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर हम डिकम्पोज करने के लिए वाटर को लेकर के चल रहे हैं। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होती है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड है अपनी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a decomposition reaction is carried out in the presence of sunlight is called photochemical decomposition reaction। यानी कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा हुआ छोड़ देते हैं तो यहाँ पर सिल्वर यानी कि Ag और साथ में ब्रोमीन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल का मतलब होता है फोटो यानी कि लाइट, केमिकल यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से रिमूव कर देता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई A जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, BC कंपाउंड में C कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जब A जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जब इस BC कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ से BC में से C को रिमूव करके A B के साथ में जुड़ करके एक कंपाउंड AB और साथ में C एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। चलिए अब इसी रिएक्शन को एक केमिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, Fe को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो की हेल्प ले रहे हैं, तो समझिएगा कि हमने यहाँ पर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन जिसे हम बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है यानी कि हाल ही बनाया गया होना चाहिए, तब ये पूरी तरीके से ये रिएक्शन वर्क कर पाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक बीकर में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और दूसरी ओर जब हम इस आयरन नेल को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं और कुछ देर जब हम इंतज़ार करते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये रिएक्शन चल रही होती है, और ये जो आयरन है इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि यह शो करती है कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई है। अब जब हम थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं तो दोबारा से जब हम इस आयरन नेल को निकाल करके देखते हैं तो ये और थोड़ा डार्क हो चुका है, यानी कि यहाँ पर और थोड़ा कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। सिमिलर वे में जब हम ये रिएक्शन को कंटिन्यू चलने देते हैं, इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट होने में यानी कि पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने में इस सॉल्यूशन में,
लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को रिमूव करते हैं और एक पहले से की गई रिएक्शन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आयरन नेल है, ये पूरी तरीके से इसके ऊपर बहुत सारा कॉपर डिपॉजिट हो चुका है और आयरन इस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होने की वजह से इसका कलर ग्रीन हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिली। ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमको कैसे पता चलेगी कि इसमें कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक मेटल की सीरीज़ यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। इस मेटल की सीरीज़ में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है। अब देखिए ये जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर रिएक्शन होती है। कैसे? यहाँ पर जो टॉप पर एलिमेंट दे रखे हैं वह मोस्ट रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की रेट कम हो जाती है। अब जो बॉटम में जो एलिमेंट है जिसे हम गोल्ड कह रहे हैं, ये एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं करता है। इसके बाद में सिल्वर, फिर इसके बाद में मरकरी, फिर उसके बाद में कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। के यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं के को मान लेते हैं केदार, एन ए को मान लेते हैं नाथ, सी ए को बोल रहे हैं हम यहाँ पर का, एम जी को बोल रहे हैं माली, ए एल को बोल रहे हैं आलू, जेड एन को बोल रहे हैं ज़रा, एफ ई को बोल रहे हैं फीका, पी बी को बोल रहे हैं पकाता, एच को बोल रहे हैं है, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं हुए, यानी कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाते हुए छा गया। सी एच ए ए। अब देखिए जो सी है इसमें यू लगा देंगे और जो लास्ट का एलिमेंट है ए उसमें यू लगा देंगे, तो लास्ट में क्या हो गया ए यू, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। सी ऊपर सी लिखा हुआ है, सी के साथ में यू लगाया तो क्या बन गया कॉपर, यानी कि सी यू मतलब कॉपर। अब बीच में जो एलिमेंट है दोनों में जी और दूसरे वाले में भी जी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा एच जी और ए जी। एच जी का मतलब मरकरी और ए जी का मतलब सिल्वर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या ट्रिक है। केदार यानी कि के, नाथ यानी कि सोडियम, का यानी कि कैल्शियम, माली यानी कि एम जी, आलू यानी कि ए एल, जरा यानी कि जेड एन, फीके यानी कि एफ ई, पकाते यानी कि पी बी, एच यानी कि हुए छा गया। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाते हुए छा गया। तो ये ट्रिक है इन एलिमेंट्स को लर्न करने की, रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने की। तो इस सीरीज़ को आप अपने दिमाग में इस ट्रिक की हेल्प से रख सकते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स by mutual exchange of ions and one of them formed is insoluble is called double displacement reaction। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड के जो आयंस हैं उन आयंस की क्या हो एक्सचेंज हो, उन आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो, शेयरिंग हो, और साथ में उनमें से एक कंपाउंड इंसॉल्युबल फॉर्म हो और दूसरा एक्वस फॉर्म हो, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेड नाइट्रेट और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। अब यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है इसको हमने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, जबकि पोटेशियम आयोडाइड जो कि दूसरा कंपाउंड है जिसको हमने पिंक कलर से शो किया हुआ है। अब जो लेड नाइट्रेट है इसमें दो आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन यहाँ पर लेड है और नेगेटिव आयन यहाँ पर नाइट्रेट है। दूसरी ओर जो पोटेशियम आयोडाइड है, इस पोटेशियम आयोडाइड के अंदर भी एक आयन पॉजिटिव है दूसरा आयन नेगेटिव है।
पॉजिटिव आयन यहाँ पर पोटेशियम है, नेगेटिव आयन यहाँ पर आयोडाइड है। अब जब ये पोटेशियम आयन जो पोटेशियम आयोडाइड में प्रेजेंट है, जब नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करता है तो बना देता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है। और जबकि जो यहाँ पर लेड है, जब पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड से रिएक्ट करता है, पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड से, कौन? लेड। लेड क्या कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड के आयोडाइड से रिएक्शन, यानी कि आई के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड, जो कि एक सॉलिड एक सब्सटेंस होता है, जिसे हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर एक प्रेसिपिटेट। चलिए इसी एग्जाम्पल को एक वीडियो के थ्रू समझने की और कोशिश, थोड़ा और समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में, जो कि ट्रांसपेरेंट कलर का एक कंपाउंड है जिसे हम बोल रहे हैं लेड नाइट्रेट, जब हम इस लेड नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI को मिक्स करते हैं तो ये कुछ येलोइश कलर का हो जाता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बोल रहे हैं लेड आयोडाइड। और दूसरा यहाँ पर जो एक्वस सॉल्यूशन बना है वह है पोटेशियम नाइट्रेट। ये येलो कलर किस वजह से हुआ? PbI2, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन involving the production of a solid form residue called precipitate। precipitation reaction एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है जिसमें एक सॉलिड रेसिड्यू की फॉर्मेशन होती है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, जब हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। साथ में NaNO3 एक दूसरा सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब इसी बात को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, जिसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट है। दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं। जब हम एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कि आपका सिल्वर नाइट्रेट है, जब हम इस सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो देखिए यहाँ पर कैसे एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनने लगा है। और जैसे जैसे हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मिक्स करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती जा रही है और इसके अंदर जो वाइट कलर का सब्सटेंस है वह बॉटम में सेटल होना शुरू हो चुका है, जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर जो वाइट कलर का सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट हुआ उसे हमने कहा यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। और जबकि जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर का जो लिक्विड जैसा कुछ बना हुआ है, जिसे हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन है किसका? सोडियम नाइट्रेट का। है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। In this type of reaction, an acid reacts with a base to form salt and butter by the exchange of ions। यानी कि इस टाइप की रिएक्शन में एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ये जो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुए हैं एसिड और बेस के आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से हुए हैं। किसके आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से? एसिड के आयंस और बेस के आयंस किसके साथ में एक्सचेंज हुए हैं? एक दूसरे के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, और साथ में एक लिक्विड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं वाटर। चलिए इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक और हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, यानी कि एक एसिड है। दूसरी ओर हमने एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया हुआ है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक लिक्विड की फॉर्मेशन होती है यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होती है, H2O जिसे हम कहते हैं। साथ में एक न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम NaCl यहाँ पर कह रहे हैं।
अब इस बात को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और समझ लिया जाए, जिससे ये बात हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हमने HCl को फिल किया हुआ है। जब इस HCl के अंदर जब हम NaOH मिलाएंगे, देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NaOH धीरे धीरे करके मिला रहे हैं। जैसे ही इसके अंदर NaOH पहुँचता है तो यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगता है। देखिए अब यहाँ पर इसका कलर कुछ रेडिश कलर का हो चुका है। जैसे जैसे हम इसके अंदर और NaOH और जैसे जैसे मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे इसका कलर और चेंज होता जाता है और चेंज होता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके लास्ट में ये पूरी तरीके से इसका कलर कुछ ग्रीनिश हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से इसका कलर यहाँ पर चेंज हुआ। साथ में एक लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a chemical reaction which is accompanied by evolution of heat energy is known as exothermic reaction। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का एवोल्यूशन होता है, यानी कि हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम कोल या फिर कोक को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट का एवोल्यूशन देखने को हमें मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ हमने लकड़ियों को जलाया हुआ है। जब हम इन लकड़ियों को जलाते हैं तो यहाँ पर देखिए हीट तो इवॉल्व हो ही रही है, साथ में धुआं भी यहाँ पर इवॉल्व होता है, जो कि कई गैसेस का मिक्सचर होता है, पर मेनली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमको देखने को मिलती है। तो ये जो रिएक्शन है वह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को रिलीज करते हैं, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, a chemical reaction in which heat energy is absorbed by reacting substance is known as endothermic reaction। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस के थ्रू, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार दोबारा सुनेंगे, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस के थ्रू, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट, जो कि एक हीट है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं फूड की प्रिपरेशन होती है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी बात को आप इस डायग्राम से देख करके समझने की कोशिश करिए। प्लांट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट की फॉर्म में, और बदले में यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन विच शोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही देखने को मिलती हैं, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसको एक बार देख लेते हैं, तब हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे आगे। अब देखिए, बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। A reaction that involves the gain of oxygen or loss of hydrogen from a substance are known as oxidation reaction। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का गेनिंग होती है और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल होती है किसी भी सब्सटेंस से। मतलब दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को गेन किया जाता है और या फिर हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस से रिमूव किया जाता है,
उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि रिडक्शन रिएक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है, देखिए, रिएक्शन दैट शोज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस के थ्रू गेन किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखिए हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हमने कहा रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लेकर के चल रहे हैं 2Fe2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स अस 4Fe प्लस 3 CO2। अब देखिए यहाँ पर हमें पहचानना है कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए Fe2O3 यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में देखिए और रिएक्टेंट साइड में देखिए, दोनों ही साइड को हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, तब जा कर के हम समझेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो जब हम Fe2O3 वाली साइड को देखते हैं तो यहाँ पर Fe2O3 में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, पर दूसरी साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड आयरन अकेला मौजूद है। इसका मतलब ये Fe2O3 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। जबकि दूसरी ओर कार्बन ने ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब हम ZnO को कार्बन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब जब रिएक्टेंट साइड में जो ZnO है यानी कि जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है। जब कि यहाँ पर जो कार्बन जो ZnO के साथ में प्रेजेंट है, जब ZnO से ये कार्बन ऑक्सीजन को ले लेता है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। दोनों ही रिएक्शन साथ होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। इनमें से एक मेजर इफेक्ट है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि कोरोजन एक मेटल के अंदर होने वाली स्लो प्रोसेस है जिसमें कि मेटल एक अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैसेस की प्रेजेंस होने की वजह से। चलिए अब इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम किसी आयरन मेड मटेरियल या फिर किसी लोहे के टुकड़े को जब हम एटमॉस्फेयर में यूं ही खुला हुआ छोड़ देते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट ऑक्सीजन और नमी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उनके साथ में रिएक्शन करके एक रस्ट यानी कि एक रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। चलिए अब इस बात को एक रिएक्शन फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। जब 4 आयरन के एटम्स 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में n वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि कितने भी हो सकते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की कोई भी संख्या एकदम फिक्स नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में मिल कर के एक रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस 2Fe2O3 NH2O की फॉर्मेशन करता है। यानी कि यहाँ पर भी n का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। सिमिलर वे में सेकंड एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर।
अब ये भी इसी प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है, सिल्वर को जब हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर हम डे टू डे लाइफ में किसी सिल्वर मेड मटेरियल का यूटिलाइजेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और H2S गैस के साथ में रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि 2Ag2S साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सिल्वर है वो धीरे धीरे करके ब्लैक पड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा कि सिल्वर जो है वह ब्लैक पड़ जाती है। वह किस वजह से पड़ जाती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S और O2 गैस की वजह से। सिमिलर वे में फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, यानी कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर का चढ़ना। अब देखिए कैसे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है, इसको एक रिएक्शन फॉर्म में समझते हैं। जब 2 कॉपर के एटम वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, यानी कि कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर की लेयर होती है कॉपर के ऊपर। इस ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। तो इस पूरे जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे, ये सभी एग्जाम्पल यहाँ पर कोरोजन के ही थे। बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ही हमारे लिए अनयूज़फुल प्रोसेस है। तो इस अनयूज़फुल प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम मेटल्स के ऊपर ऑयलिंग करें, यानी कि उसके ऊपर ऑयल लगाएं, या फिर ग्रीजिंग करें यानी कि ग्रीस लगाएं, या फिर पेंटिंग करें, पेंट करें, या फिर गैल्वेनाइजेशन करें। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है समझिए। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एक मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग यानी कि जिंक की परत चढ़ाते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मेटल के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। या फिर हम क्या करें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है समझिए। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होती है। जैसे कि हमने क्या किया, किसी मेटल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, यानी कि गोल्ड की लेयर चढ़ा दी। इससे क्या होगा कि उस मेटल में जो भी कोरोजन की प्रोसेस थी वह स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो गोल्ड था वो सबसे लास्ट में था। मतलब क्यों था? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये कम से कम यानी कि सबसे कम रिएक्शन करता है, इस वजह से। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? गोल्ड की प्लेटिंग भी हम कर सकते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ज़रूरी नहीं है कि हम गोल्ड की ही प्लेटिंग करें, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे और एलिमेंट्स की भी हम प्लेटिंग यानी कि लेयरिंग कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। या फिर हम क्या कर सकते हैं? एलॉय फॉर्मेशन करके भी हम जो है कोरोजन से बचा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एलॉय फॉर्मेशन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एलॉय मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, उन्हें हम एलॉय कहते हैं। यानी कि हम इनके ऊपर क्या करें? एलॉय की फॉर्मेशन कर दें, यानी कि इनके ऊपर एलॉय की एक परत चढ़ा दें, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? इन मेटल को रस्टिंग होने से या फिर कोरोजन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है समझेंगे। The taste and odor of food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि यदि किसी फूड को जो कि फैट और ऑयल से मिलकर के बना हो, ऐसे फूड को जब हम लॉन्ग टर्म तक यानी कि लंबे समय तक एयर में खुला हुआ छोड़ दें, यानी कि ऑक्सीजन को उस मटेरियल के अंदर जाने दें, तो उसके अंदर क्या होता है? एक बहुत ही बैड स्मेल उसके अंदर से आने लगती है। अगर हम उसको खाएं तो उसका टेस्ट जो है वह बदल जाता है, बहुत ही बेकार टेस्ट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने कई बार क्या हो सकता है कि आपने मार्केट से कुछ कुरकुरे या फिर चिप्स परचेज़ किए होंगे और जब आपने उस पैकेट को खोला होगा तो उसके अंदर से बैड स्मेल आ रही होगी, या फिर जो है उसका टेस्ट जो है वह बदल चुका होगा जब आपने उसको कंज्यूम किया होगा। अब देखिए, ये जो है हमारे फूड को ख़राब करने की एक प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल एक केमिकल है। इसी प्रकार से BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन। या फिर हम क्या करें कि उस पैकेट के अंदर या फिर उस जार के अंदर हम क्या करें, नाइट्रोजन गैस को फिल कर दें। या फिर और क्या कर सकते हैं कि हम उस कंटेनर को एयर टाइट कर दें, मतलब उसके अंदर एयर ना तो मतलब उसके अंदर एयर की एंट्री ना होने दें। इस प्रकार से उसको टाइट करके बंद करके रखें। या फिर उस फूड मटेरियल को लो टेम्परेचर पर रखें। या फिर हम क्या करें, बाय प्रिवेंटिंग द कुक्ड फूड और फूड मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड एयर, मतलब हम जो हमारा पकाया हुआ भोजन है उसको हम सीधे सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में ना आने दें। और एक और तरीका है जिसके थ्रू हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, वह है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, इस प्रोसेस के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं किसी भी फूड आइटम या फिर किसी भी कंज्यूमेबल मटेरियल के अंदर, मतलब उसके अंदर जो भी गैस प्रेजेंट थी उस मटेरियल के पैकेट के अंदर से हम क्या करते हैं, सारी गैस को बाहर निकाल लेते हैं। उसी को हम कहते हैं वैक्यूम पैकिंग। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोग सभी इससे बहुत कुछ ना कुछ सीखे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।